अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 1 स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड टॉपिक नंबर 10 एसेट मैनेजमेंट और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पार्ट नंबर 4। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। टॉपिक नंबर 10 एसेट मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के 3 मेजर कंपोनेंट्स पढ़े थे। तो यहाँ पर स्लाइड्स फॉर्म में गिवन है, वीयू के लेक्चर्स हैं, बट मैं यहाँ पर नोट्स से प्रिपेयर कर रही हूँ साथ साथ, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो ये है हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के हम 3 बेसिक कंपोनेंट्स जो थे उनकी मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो फर्स्ट कंपोनेंट है, देन रिसीवेबल्स मैनेजमेंट पढ़ा, और टुडे हम पढ़ेंगे कैश मैनेजमेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट यानी की एलिमेंट है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा कैश मैनेजमेंट, जिसके लिए कैश बजटिंग करनी पड़ती है। उसमें हम कैश इनफ्लोज, आउटफ्लोज, देन सरप्लस एंड डेफिसिट एंड फाइनेंसिंग लैंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक और इंटरेस्टिंग टर्म है जो कि टेक्निकल इंसॉल्वेंसी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एक, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बारे में। देन कैश रेशोज़ के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। So we have discussed about working capital management till now, in which we have discussed its 2 major components management, that is inventory management, receivable management. So already मैंने बता दिया इन 2 components की management हम लोग पढ़ चुके हैं। क्योंकि वर्किंग कैपिटल की बात करूँ तो वर्किंग कैपिटल के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि एक होती है इन्वेंट्री जिसमें स्टॉक्स भी आते हैं, सेकंड होती है रिसीवेबल और थर्ड होती है कैश। इन तीनों कंपोनेंट्स की जो मैनेजमेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। So now we are going to discuss about third major component of working capital management, that is cash management. कैश मैनेजमेंट क्या है? अगर मैं बात करूं कैश, भाई कोई भी काम करना हो, कोई भी बिज़नेस चलाना हो, तो उसके लिए आपको कैश की ज़रूरत होती है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, या फिर कह सकते हो की कंपोनेंट एलिमेंट है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट हुज मैनेजमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज इट एक्ट्स एज की एलिमेंट इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एज इफ कैश इज़ नॉट मैनेज वेल, देन इवन अ गुड प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मे ऑल्सो फेस प्रॉब्लम्स और क्राइसिस। पैसा आपके पास आता है, अगर आप ठीक तरीके से बिजनेस की बात ना भी करूं, आपके पास सिंपल जो कॉमन पर्सन है उसके पास भी अगर पैसा आता है, वो ठीक जगह पर या ठीक तरीके से ठीक कामों में यूज़ नहीं करता, तो उसके पास क्या होगा लास्ट में? वो क्या होगा? एम्प्टी हैंडेड होगा, यानी उसके पास कोई पैसा नहीं रहेगा, यानी लॉस में चला जाएगा, कोई प्रॉफिट भी ना कमाया। अच्छा यही है कि आप ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करो, कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लो, या कोई कहीं ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको इनकम आए या प्रॉफिट आए। सो कैश की मैनेजमेंट भी किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर इसको आप मैनेज फॉर्म में नहीं रखोगे या मैनेज नहीं करोगे, तो आपका जो इवन जो प्रॉफिटेबल बिज़नेस जो आपका रन कर रहा है ना, पैसा नहीं आपने मैनेज किया, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं की, कहीं अच्छे यानी आपने ठीक जगह पर नहीं लगाया, तो आपका क्या है, जो प्रॉफिटेबल बिज़नेस, वर्किंग जो बिज़नेस है, वो भी क्राइसिस में जा सकता है। सो द थर्ड कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ द करंट एसेट इज कैश, एंड द मैनेजमेंट रिलेटेड टू कैश इज एक्चुअली about anticipating the need of cash in the future, and availability of cash। यानी anticipated यानी need, अंदाज़ा लगाना, पेश गोई करना यानी गेस करना। अगर कैश मैनेजमेंट के लिए आपको इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज देखने पड़ते हैं, यानी कहाँ इनफ्लोज़ वो होते हैं जो आपके बिज़नेस में कैश आ रहा होता है, यानी आपके कैश आता है, और आउटफ्लो वो होते हैं जो आपके बिज़नेस से बाहर जा रहा होता है। इन सब की जो मैनेजमेंट अगर आप लोग करते हो, यानी उसके बजट वगैरह बनाते हो, तो आप क्या है अंदाज़ा लगा सकते हो कि फ्यूचर में मुझे कितने पैसों की ज़रूरत हो सकती है या कितना कैश मुझे ज़रूरत होगा। लेकिन अगर हो सकता है कि मेरे पास मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ सिंपल सी। आपको जब भी सैलरी मिलती है, आप क्या करें, अगर तो आप सैलरी आई है, आपके इन्वेलप है, आप इन्वेलप में से जो मांग रहा है कर रहा है, हर काम पर लगाते जाओ, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपके पास पीछे कितने पैसे बचे हैं। इससे अच्छा है
तो बजाय इसके फिर अब क्या हो गया, कुछ दिनों बाद आपके खाली, ठीक है, कुछ भी पैसा नहीं बचा, यानी आपने देखा ही नहीं कि उसको मैनेज ही नहीं किया कि कहाँ कहाँ लगाऊं या कैसे बचाऊं पैसे, यानी आपने बजटिंग नहीं की। इसी तरह अगर आप अपनी सैलरी आने से पहले, बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं और उनकी मैनेज फॉर्म में पूरा मंथ गुजर जाता है सैलरी में, तो आप क्या करें, लिस्ट डाउन कर लें, यानी बजट बना लें। बहुत सारे लोग करते हैं, लिस्ट पर लिख लिया मैंने, यहाँ यहाँ पैसे देने हैं, ये पैसे मेरे पास यहाँ से आना, अच्छा मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे, तो अच्छा ये वाले पैसे मैं इधर लगा दूँ और जो कैश मुझे बचेगा मैं कहीं और लगा दूँ, ताकि मेरे पास प्रॉफिट, जैसे इंस्टॉलमेंट में दे दूँ कोई चीज़ या कोई बिज़नेस कर लूँ तो मेरे पास वहाँ से पैसा आता रहेगा, या मैं किसी को क्रेडिट पर दे दूँ कोई चीज़ तो मेरे पास पैसा आता जाएगा। अब लिस्ट हो सकता है घर की मैं बात कर लूँ, घर के खर्चे के, तो आप उस तरह भी लिस्ट बना लो कि ये चीज़ें आपने लेनी है और इतना पैसा मेरे पास बच जाएगा, यानी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कितना पैसा मेरे पास बचेगा और कितना फ्यूचर में मुझे ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। हाउ मच कैश वी नीड इन अपकमिंग डेज, वीक्स, मंथ्स एंड हाउ मच मनी और फंड वी विल जनरेट और रिसीव फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। वही बात कर रही थी, लिस्ट बना लो भाई, मेरे पास पैसा, यानी सपोज करो आप बिज़नेस कर रहे थे तो आपके पास कहीं इंस्टॉलमेंट पर आपने कोई चीज़ दी हुई, आपके पास वहाँ से पैसे आने, अच्छा मेरे पास वहाँ से आने, अच्छा मैंने किसी को उधार पर कोई चीज़ दी हुई थी, मेरे पास वहाँ से भी पैसे आने हैं, या फिर ना मैंने कहीं पैसे रखे हुए थे मेरे पास आने दूसरे सोर्सेज, या मुझे वो वहाँ से प्रॉफिट मिलना था, या किसी ने मुझे वापस करने थे, इस तरह से मेरे पास पैसे आने हैं। इसके बाद और भी चीज़ होती है, या आप देख सकते हो कि मतलब कहाँ कहाँ पैसे देने, अच्छा मैंने किसी को से लोन लिया हुआ था, मैंने इंस्टॉलमेंट के पैसे देने, जैसे आ रहे हैं ना, तो वैसे आपको लिस्ट डाउन ये भी करना चाहिए कि कहाँ कहाँ आपने स्पेंड करने हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं कैश मैनेजमेंट। इफ़ वी हैव कैश जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस इज सफिशिएंट और मोर देन व्हाट वी नीड, देन वी आर वेरी कंफर्टेबल। अगर आपके पास जो कैश है जो आपने बिजनेस से जनरेट किया है सफिशिएंट है या मोर देन व्हाट जिसकी हमें ज़रूरत है, यानी हमारा बिजनेस अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो वी आर कंफर्टेबल, यानी हमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स व्हेन वी हैव सरप्लस कैश देन वी विल इन्वेस्ट समवेयर। अब सरप्लस कैश की बात करूं, यानी आपका बिजनेस मोर देन है, यानी आपके जो इनफ्लोज हैं वो ज़्यादा हैं, आउटफ्लो यानी आपको ज़्यादा पैसा देना नहीं पड़ रहा, आपके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, यानी आप प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर रहे हो, सरप्लस कैश कहेंगे। तो इस तरह के पैसे को आपको कहीं पर इन्वेस्ट करना होता है ताकि आप इससे फर्दर प्रॉफिट अर्न कर सको। लेकिन अगर यही कैश कम हो जाए तो आप क्या है, लॉस में जाते हो। बट इफ़ वी हैव लो कैश दैट मीन्स इफ़ और कैश इनफ्लोज विल बी लेस देन और कैश आउटफ्लोज। मैंने अगेन एंड अगेन बताया इनफ्लोज क्या होंगे, जो कैश आपके पास आपके बिजनेस में आ रहा है यानी आप किसी से ले रहे हो, और कैश आउटफ्लोज जो होंगे जो आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है या आप किसी को दे रहे हो। यानी अगर आपने किसी से कोई चीज़ बोरो की है तो आपको उसकी इंस्टॉलमेंट देनी है तो वो कैश आउटफ्लो होगा। बट अगर किसी ने आपसे कोई चीज़ ली है और उसने आपको पैसे देने हैं, इंस्टॉलमेंट देनी है, तो वो कैश इनफ्लो होगा। देन वी विल बी इन ट्रबल। भाई अगर आपके बजाय इसके चलो इक्वल हो जाए या फिर ज़्यादा पैसे आ रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन अगर आपने जितने पैसे लगाए थे या आपके बिजनेस में जितने पैसे आने चाहिए वो आ नहीं रहे, ज़्यादा पैसा लगता जा रहा है, आपके बिजनेस में आ ही नहीं रहा ज़्यादा पैसा, तो आप क्या है, ट्रबल में हो। दैट मीन्स वी विल हैव टू फिल दैट कैश विच मीन्स कैश डेफिसिट। इसको कैश डेफिसिट भी कहते हैं, यानी कैश का शॉर्टेज हो रहा है आपके बिजनेस में, आपको इसको फुलफिल करने की ज़रूरत है कि कहाँ से ये पैसा लाया जाए। कैश डेफिसिट मीन्स दैट और कैश इनफ्लोज आर लेसर देन और कैश आउटफ्लोज। इनफ्लोज अगेन जो पैसा आ रहा है वो कम है बाहर जाने वालों से, यानी बाहर ज़्यादा जा रहा है और अंदर कम आ रहा है। कैश सरप्लस मैंने भी वर्ड बताया आपको और बताया क्या होता है, मीन्स दैट और कैश इनफ्लोज आर मोर देन और कैश आउटफ्लो, यानी कम जा रहा है और ज़्यादा पैसा आ रहा है, यानी आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। तो जो कैश सरप्लस होते हैं उनको क्या करते हैं, आप फर्दर इन्वेस्ट करते हैं ऐसी जगह पर एफिशिएंट मैनर में कि आप इससे फर्दर प्रॉफिट अर्न कर सको। Now, if there is a deficit, then the management of cash requires borrowing, and this borrowing is to be done in the most efficient manner. So that we need to borrow cash, which should be for days, weeks, months at the minimum rate and should be on appropriate terms. लेकिन अगर कैश डेफिसिट होता है, यानी आपको शॉर्टेज ऑफ कैश होता है, यानी आपके जो इनफ्लोज हैं वो कम हैं, लेसर हैं देन आउटफ्लो, देन आपको पैसे लेने पड़ते हैं ताकि जो कमी है, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उस पर ओवरकम कर
कर सको, बोरो करो और उसमें इन्वेस्ट करो एफिशिएंट मैनर में, मैनेज फॉर्म में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अगेन अर्न करना स्टार्ट कर दो एफिशिएंट मैनर में। बोरो करो और देखो वी नीड टू बोरो कैश, और बोरो भी इस तरह से करो कि आपको कम, जैसे आप दे रहे हो मे भी आप किसी को महंगी चीज़ दो और ख़ुद सस्ती चीज़ लो, इस तरह भी कह सकते हो, बजटिंग में होगी। आप किसी से बोरो करो बट अप्रोप्रिएट टर्म्स पर, या सस्ती से सस्ती यानी मिनिमम रेट पर आपको, ऐसे डेज़ यानी कुछ डेज़ जिसमें आप इजीली पे कर सकते हो, डेज़ हो सकते हैं, मंथ्स हो सकते हैं, ईयर्स हो सकते हैं, कोई भी आप जिस डेट पर भी दो, बट मिनिमम जो रेट है उस पर कम से कम रेट पर आपको, और अप्रोप्रिएट बेहतर से बेहतर जो टर्म्स हैं उस पर आपको ये कैश मिल जाए। सो कैश मैनेजमेंट इज़ बेसिकली डन थ्रू व्हाट इज़ कॉल्ड कैश बजटिंग। मैंने अभी ही आपको स्टार्ट में बजटिंग के बारे में बताया कि इसकी जो मैनेजमेंट है कैश की, उसके लिए आपको क्या करना होता है। स्टार्टिंग पर ही जैसे सैलरी मिलती है या मंथ स्टार्ट होता है, अगर आप बजटिंग कर लो तो क्या है, आपके पास कैश शॉर्टेज कभी नहीं होगा। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट दैट वी यूज़ फॉर कैश मैनेजमेंट वी कॉल इट कैश बजट। जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, cash budget. In cash budget we simply say that we talk about the balances of the cash at the beginning of a year, beginning of a month or week etc. मंथ और ईयरली ही होता है। क्या है, बिगनिंग पर ही आप ये प्रेडिक्ट कर लेते हो, एंटिसिपेट कर लेते हो कि आपके कैश बैलेंस कितना है, कितने इनफ्लोज हैं, कितने आउटफ्लोज हैं, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, या किस तरह से प्रिडिक्शन कर सकते हो आप। सपोज इफ़ यू आर मेकिंग अ मंथली कैश बजट, देन एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ हाउ मच द बैलेंस इज एंड देन व्हाट आर द एंटिसिपेटेड इनफ्लोज इन दैट मंथ। ओके जी, हमें वही बात कर रही हूँ, आप देख सकते हो कि कितना कैश बैलेंस है आपका, या फिर आप किस तरह इनफ्लोज इसमें होने चाहिए। व्हाट आर द एंटिसिपेटेड इनफ्लोज, यानी इस महीने कितने पैसे आपको नीडेड हैं। एंड एंटिसिपेटेड इनफ्लोज कम्स फ्रॉम वेयर दैट वी सेल। अच्छा, एंटिसिपेटेड यानी इनफ्लो में आपको कितने पैसे या कहाँ से आ सकते हैं या कितनों की ज़रूरत है इस महीने में, तो आपने ये देखना है कि ये जो एंटिसिपेटेड जो रिक्वायरमेंट है आपकी इस मंथ में कैश की, वो कहाँ कहाँ से कैश कौन कौन से सोर्सेज से जनरेट किया जा सकता है। इसके बिना पर आपको क्या है, आप जो है मैनेजमेंट इसे कहेंगे, अगर आप ये मैनेजमेंट कर लेते हो तो आपका जो बिज़नेस है वो प्रॉफिटेबल मैनर में रन करेगा। सम ऑफ देम विल कम फ्रॉम कैश सेल एंड देन वी हैव डन सम क्रेडिट सेल्स व्हेन देयर क्रेडिट पीरियड विल बी completed, then we get some cash inflows from these receivables. If we have other sources of investment, then we also get inflows in the form of return or profit from there. And if we have given loan from somewhere, then getting installments from there. All these are all inflows. मैंने अभी ऊपर ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आपने, जैसे हमने इन्वेंट्री की बात की थी, अगर आपने कोई चीज़ बनाई है या फिर आप सेल करते हो, सेलिंग पर्पस के लिए कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हो, या आपके पास है ट्रेडिंग में, बिज़नेस में, तो सेल करते हो, जिसे इन्वेंट्री भी कहते हैं, वहाँ से पैसे आ जाते हैं। या आपने किसी को कोई चीज़ क्रेडिट पर, उधार पर सेल की थी और उसको कुछ अरसे बाद, टाइम बाद अब रिटर्न करना था, किसी ने आपको, आपने दी थी, तो क्या है, वो क्रेडिट पीरियड पूरा हो रहा है और होने के बाद वो इंसान या वो पर्सन या वो कस्टमर आपको वो मनी या इनफ्लो यानी कैश रिटर्न करता है, जिसे हम रिसीवेबल्स भी कहते हैं। वो जो सेल पर्पस के लिए वो इन्वेंट्री है, और क्रेडिट जो होते हैं वो रिसीवेबल्स में रहते हैं तब तक जब तक आपको पे नहीं हो जाते। इसी तरह से दूसरे भी सोर्सेज हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के, जिसमें आपको प्रॉफिट मिलना हो या रिटर्न की फॉर्म में आपके इनफ्लोज आते हैं। इसी तरह से आपने किसी को लोन दिया हो या फिर इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ दी हो, उसकी इंस्टॉलमेंट आनी हो या उसने वो लोन देना हो, ये सारी जो टर्म्स हैं, ये सारी कंडीशंस हैं, इस फॉर्म में आप इनफ्लो ले सकते हो, यानी आप अपने बिजनेस में कैश ला सकते हो या कैश आता है। अब ये तो हो गई इनफ्लो की बात कि आपके बिज़नेस में किस तरह से पैसा आता है। ये सारी मैनेजमेंट की ज़रूरत है कि कैसे, अब आप इस पर पैसा लगाओगे तो करोगे ना, तो क्या पैसा एफिशिएंट मैनर में, इन सब चीज़ों में एफिशिएंट मैनर में आपने अपना जो कैश है वो स्पेंड करना है। सिमिलरली वी हैव और आउटफ्लोज दैट वी बजट और प्लान दैम। इसी तरह से जैसे ये इनफ्लोज़ की बात कर रही हूँ, आउटफ्लोज़ भी इसी तरह से हैं, जिसको मैनेज करने की या उसके बारे में भी बजट बनाना है, नहीं कहाँ कहाँ पैसे देने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बात की, यहाँ से पैसा आना है, उसी सेम कंडीशन में सेम अगर सेंटेंस करूँ, यहाँ पर लेने की बात हुई थी और यहाँ आउटफ्लो में आपने उसी तरह
किसी को देना है। आउटफ्लोज आर दैट वी मीट एक्सपेंसेस, यानी देना है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, कोई भी बिजनेस करते हो, जैसे यूटिलिटी एक्सपेंसेस हो गए, सैलरीज, रिपेयर, मेंटेनेंस, ट्रैवलिंग एट्सेट्रा वगैरह, इन पर भी आप खर्च करते हो, यानी आपके बिजनेस से पैसे जा रहे हैं। अगर आप इसके बारे में बजट नहीं बनाते कि क्या चीज़, जैसे मैंने कहा कि बजट बना लें, आपकी जैसे सैलरी आती है तो क्या होता है मैनेज फॉर्म में, यानी कौन सा बिल भरना है, ये बिल पे करके आपके पास कितने पैसे बचते हैं, या फिर ये खर्चे घर का खर्चा करके ये पैसे बचते हैं, तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। इन सच वे वी हैव टू पे और लोन्स और इंस्टॉलमेंट दैट वी हैव बोरोड और लोन फ्रॉम समवेयर, देयर इज़ अ टाइम फॉर देम, इफ़ दे आर नॉट पेड एट द टाइम there are penalties on them, यानी उन पर पेनल्टीज़ होती हैं अगर आप उनको पे नहीं करते। सिमिलरली ऑन यूटिलिटीज़ मीन्स इफ़ आई पे इलेक्ट्रिसिटी बिल लेट देन आई हैव नो टू पे एन एक्स्ट्रा पेनल्टी विच इज़ अ कॉस्ट फॉर द बिजनेस दैट इज़ नेवर डिज़ायरेबल फॉर एनी बिजनेस। ओके जी, इसी तरह से जैसे मैंने ऊपर इनफ्लो की बात की कि किस तरह से पैसा आता है। अब अगर आपने किसी से उधार लिया था तो आपने भी तो रिटर्न करना है, ठीक है, बोरो किया था, लोन लिया था या इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है तो वो भी आपने रिटर्न करना है। और इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जो डील या एग्रीमेंट करते हुए सेट किया जाता है। अगर आप इसी टाइम पीरियड पर या जिस पर आपने प्रॉमिस किया था रिटर्न करने का पे नहीं करते तो पेनल्टीज़ होती हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेती हूँ, बिल्स की लेती हूँ। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपने पे करना था, कोई एक डेट स्पेसिफिक थी उस पर पे करना था, अगर आप उसको उस डेट पर पे नहीं करते तो क्या है, आपको पेनल्टी पड़ती है, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट यानी एक्स्ट्रा फ़ाइन पे करना पड़ता है, जो कि कोई भी बिज़नेस, और वो बिज़नेस की कॉस्ट में से जाता है। यानी अगर आपकी फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री का बिल था 10,000 तो आपने पे नहीं किया, 4-5 हज़ार रुपये उसका जो था वो फ़ाइन हो गया, एक्स्ट्रा पेनल्टी हो गई, तो वो क्या होगी, बिज़नेस में से जाएगा, यानी बिज़नेस को लॉस होगा, जो कि कोई भी बिज़नेस नहीं चाहता ऐसा लॉस, क्योंकि उसने एक फ़िक्स बजट बना कर रखा हुआ था कि मैंने 10,000 रुपये इस बिल में देने हैं, तो अगर इसको भी मैनेज ना किया गया यानी आपने लेट कर दिया तो ये क्या है, आपको पेनल्टी पड़ सकती है। सो इसके लिए भी आपको बजटिंग की ज़रूरत है, यानी मैनेजमेंट की ज़रूरत है आउटफ्लोज़ के लिए भी। सो लाइकवाइज आई हैव टू सी व्हाट द आउटफ्लोज़ आर, ये मैंने आउटफ्लोज़ भी बता दिए। एंड नाउ अ कैश बजट इज़ एक्चुअली अ प्लान फॉर द सोर्सेज ऑफ फंड्स, और कैश मीन्स दैट फ्रॉम वेयर इनफ्लोज़ कम एंड हाउ मच within every month and what will be the payments that we will have to make that are the outflows। सेम वही बात यहाँ कैश बजट में क्या करते हैं, आप प्लानिंग करते हो कि कैश को कहाँ से लाना है और कहाँ पर स्पेंड करना है, यानी इनफ्लोज के बारे में कि इनफ्लोज कहाँ से आएंगे, कितने आएंगे, 1 मंथ में कितने आने, हर मंथ में कितने आने हैं, या कितनी पेमेंट्स आप लोगों ने करनी है, जिसे हम कहते हैं आउटफ्लोज। देन आफ्टर दैट वी सी बाय एडिंग कैश फ्लोज इन ओपनिंग बैलेंस दैट हाउ मच मनी वी विल हैव इन दिस मंथ एंड हाउ मच विल बी आवर आउटफ्लोज, देन हाउ मच अमाउंट विद वी लेफ्ट। अच्छा जी, ये चीज़ देखने के बाद यानी प्लानिंग करने के बाद फिर जैसे ही ओपनिंग बैलेंस मैं बात करी थी, मैंने कहा ना सैलरी मिलेगी, यानी सैलरी मिलती है, आपका ओपनिंग बैलेंस है, आप इसमें अपने इनफ्लोज राइट करके देख लो, यानी कौन कहाँ से पैसा आ रहा है, तो आप डिसाइड कर सकते हो मैं कहाँ दे सकता हूँ, ठीक है, या फिर इन सबको इनफ्लोज और आउटफ्लोज के बाद मेरे पास कितने पैसे बचेंगे, ये सारा मैनेजमेंट में आ जाता है। कैसे देख सकते हो, जब आप बजट बनाते हो। अगर आपने बजट बनाया ही नहीं देन आप किस तरह से देख सकते हो कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, वो तो बस जाता ही रहेगा या आता ही रहेगा, ठीक है, तो उसका चेक एंड बैलेंस रखना होता है। So in advance we are in a position to know that what will be our cash surplus or shortage in upcoming months, and if there will be cash inflow shortage then we will plan it today that from where we can arrange it। तो इस तरह से जो बजट करने की वजह से क्या होता है, हम इस पोजीशन में होते हैं कि हमें पहले पता होता है कि कैश कहाँ से आ रहा है, कैश कहाँ से कहाँ जा रहा है, या सरप्लस क्या है, अगर मुझे शॉर्टेज होती है, अगर मुझे इनफ्लोज कम है, कैश इनफ्लोज यानी पैसा कम आ रहा है, अर्निंग कम हो रही है, तो मैं प्लान कर सकती हूँ आज से कि कहाँ से अरेंज करूँ। भाई मेरे पास इतने पैसे बच रहे हैं, मैंने वही जैसे आपको कहा सैलरी मिलती है, आप लिस्ट बनाते हो, अगर आपके पास पैसे कम पड़ रहे हैं तो आप क्या करोगे, अरेंज करने की कोशिश करोगे कि मैं कहीं से अरेंज करूं और अपना जो ये है खर्चा है या इसको पूरा कर लूं। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। इन कैश मैनेजमेंट अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टर्म यूज इज कॉल्ड टेक्निकल इंसॉल्वेंसी। दिस टर्म मीन्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ प्रॉफिटेबल, अदरवाइज विच इज़ प्रॉफिटेबल बट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ
cash has gone into crisis, and crisis could be waste that ultimately the business has to be shut down and liquidated because the cash is not available. एक टर्म है जिसे हम टेक्निकल इंसॉल्वेंसी कहते हैं। इसमें क्या क्या कहा जाता है कि बिज़नेस प्रॉफिटेबल है, तब तक बिज़नेस प्रॉफिटेबल है जब इसमें कैश अवेलेबल है, लेकिन अगर कैश का शॉर्टेज हो जाता है तो हमारा जो बिज़नेस है वो क्राइसिस में यानी प्रॉब्लम्स में चला जाता है। और ये क्या होता है, क्राइसिस की वजह से हमारे बिज़नेस को जो होता है लॉस होता है यानी वेस्ट होता है, क्योंकि हमारे बिज़नेस जो शट डाउन हो जाता है, लिक्विडेटेड आ जाए। लिक्विडेटेड के बारे में मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। शट डाउन यानी आपका बिजनेस रुक जाता है, अगर पैसे नहीं होंगे आप बिजनेस रन नहीं कर सकते, बिकॉज द कैश इज नॉट अवेलेबल। सो दिस टेक्निकल इंसॉल्वेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी वेयर देयर आर नो प्रॉफिट डॉट बट नो, लेकिन उससे मुख्तलिफ है सिंपल इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी से कि आपके पास ना प्रॉफिट है ना कैश है। द कैश मैनेजमेंट इज़ इनफ इम्पॉर्टेंट दैट एनी कंपनी में गो कैश इन टेक्निकल इंसॉल्वेंसी बिकॉज ऑफ पुअर मैनेजमेंट कैश। यानी अगर आपके पास ये मैनेजमेंट यानी अगर आपका जो फाइनेंस मैनेजर है या फाइनेंस डिपार्टमेंट है ये कैश मैनेजमेंट नहीं कर सकता या आपके पास इतना कैश नहीं है, देन कोई भी कंपनी क्राइसिस में जा सकती है। तो कोई भी कंपनी टेक्निकल इंसॉल्वेंसी में जा सकती है पुअर मैनेजमेंट की वजह से, क्योंकि उसको टाइम पर पैसा अवेलेबल नहीं होगा जिससे वो अपनी प्रोडक्ट्स बना सके। यानी ये कंडीशन टेक्निकल इंसॉल्वेंसी कह सकते हैं कि कोई भी बिज़नेस इस सिचुएशन में होता है कि उसे अगर कोई अपनी चीज़ बनानी हो या कोई काम करना हो या बिज़नेस रन करने के लिए उसके पास एट ए टाइम कैश अवेलेबल नहीं होता। There is also a statement, financial statement, which is prepared by considering the cash inflows and outflows. अब which is called the cash flow statement. एक statement है financial statement जिसे हम cash flow statement कहते हैं। ये बनाई जाती है किसको, cash inflows and outflows को देके। यानी आपके एक statement बना लो, जैसे मैंने कहा ना, आप सैलरी आने के बाद एक लिस्ट बना लो कितना पैसा आ रहा है, एक साइड पर रख दो इनफ्लोज, एक साइड पर आउटफ्लोज रख दो कि कितना पैसा आपके पास आ रहा है और कितना कम आ रहा है। जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। इनफ्लोज रख लो एक साइड पर, अगर मैं सिंपल कह रही हूँ इनफ्लोज रख लें, एक साइड पर आउटफ्लोज रख लें, तो आप देखें कितना पैसा आपके पास आ रहा है और कितना जा रहा है। तो आप क्या है मैनेजमेंट कर सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट उसे कहते हैं। It has three components. One is cash flow related to operating activities, then related to investing activities, and then related to financing activity. Operating यानी ऑपरेट हो रही हैं, यानी कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कितना कैश आ रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है। इन्वेस्टिंग कहाँ कर रहे हैं, यानी इन्वेस्टिंग हो रही है। देन आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ किस तरह से पैसा ले सकते हो, जनरेट कर सकते हो। इन दीज थ्री एक्टिविटीज़ वी सी कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज, बट दे आर मेड बेसिकली। Similarly, as we have discussed about the ratios related to current assets, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मैं थोड़ा सा हाईलाइट किया था रेशोज़ को, बट डिटेल में नहीं किया था। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। सो देयर आर सम रेशोज़ रिलेटेड टू कैश। कैश से रिलेटेड भी रेशोज़ होती हैं और इनका पर्पज़ क्या है। दीज रेशोज़ आर यूज टू लिंक कैश विद अदर करंट एसेट, जैसे कि हमारे पास कैश टू और करंट एसेट्स, कैश टू और लिक्विड एसेट, कैश टू और करंट लायबिलिटी एट्सेट्रा। सो मेक द बेंच मार्क ऑफ दीज रेशोज़ दैट हाउ much of these ratios need to be. By doing so we can do our cash management in a more better way. यानी आप मैनेजमेंट देख सकते हो आपके करंट एसेट्स में कितना कैश लगेगा। रेशो देखो यानी कितनी चीज़ की आपको ज़रूरत है, कितने रेशो में आपको इसकी ज़रूरत है कि आप अपनी जो है मैनेजमेंट यानी अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। लिक्विड एसेट के लिए कितना कैश चाहिए, करंट लायबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए कितना चाहिए। तो आप इन रेशोज़ को मैनेज करते हुए तो ये देख सकते हो कि आपकी कैश मैनेजमेंट बेटर है या नहीं है। सो दिस थर्ड कंपोनेंट जो कि हम कैश की बात करें और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक्चुअली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंटिन्यूस मैनेजमेंट बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट इन ऑर्डर टू ऑलवेज हैव इनफ मनी कैश, नीदर मोर देन व्हाट इज़ डिज़ायर्ड नॉर लेस देन व्हाट इज़ डिज़ायर्ड। हाँ जी, कैश मैनेजमेंट का फ़ायदा यानी की कंपोनेंट की बात की थी हमने। कैपिटल मैनेजमेंट में इसको कंटिन्यूस मैनेजमेंट की ज़रूरत है, बिकॉज आपके पास कैश कंटिन्यूसली कैश आ भी रहा होता है और जा भी रहा होता है। ये नहीं है कि आपने एक बार स्टेटमेंट बना दी और आपका बिजनेस एज इट इज़ खड़ा है। आपको प्रॉफिट भी हो रहा होता है, लॉस भी हो रहा होता है, इनफ्लोज भी होते हैं, आउटफ्लोज भी होते हैं। तो आपको कंटिन्यूस मैनेजमेंट की ज़रूरत है अगर आप चाहते हो कि आपका जो बिज़नेस है वो प्रॉफिटेबल रहे, यानी आपके
इनफ कैश हो कि ना वो डिज़ायर्ड से ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो आपको इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी ताकि इससे फर्दर प्रॉफिट अर्न कर सको, ना वो लेस हो डिज़ायर्ड से। अगर लेस हो गया यानी आपके इनफ्लोज कम हो गए तो आप क्या है लॉस में जा रहे हो, तो उसके लिए भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। इफ़ देर इज़ शॉर्टेज देन वी विल गो टूवर्ड्स फाइनेंसिंग टू अरेंज इट बिफोर द टाइम ऑफ एनी प्रॉब्लम और क्राइसिस, एंड इफ़ देर इज़ सरप्लस देन वी विल सी दैट हाउ वी कैन इन्वेस्ट इट ऑन राइट टाइम इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट ऑन इट। वही बात करें इनफ्लो और आउटफ्लो की, अगर आपके पास शॉर्टेज है यानी इनफ्लोज नहीं है, यानी आपके पास पैसा कम है, तो आपको क्या है देखना है, मैनेजमेंट में ये चीज़ आती है कि आपको देखना पड़ेगा कहाँ से फाइनेंसिंग करूं, यानी पैसा कहाँ से लाऊं, इन्वेस्ट करूं अपने बिजनेस में और इससे प्रॉफिट कमाया जा सके, या जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूं मैं उसको ठीक कर सकूं। या फिर अगर सरप्लस की बात की थी, हमने वर्ड किया था, यानी आपके जो आउटफ्लोज हैं वो ज़्यादा हैं, इनफ्लोज ज़्यादा हैं, यानी आपके पास पैसा ज़्यादा आ रहा है बजाय कम बाहर जाने के, तो वो सरप्लस होगा। अगर ऐसा है आपके पास ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा पैसा रख कर तो बढ़ना है नहीं, तो आप उसको ऐसी जगह पर राइट टाइम पर या ये राइट प्लेस पर राइट थिंग में या राइट बिजनेस में इसको इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो, या इस तरह इन्वेस्ट करो कि आप इससे और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सको। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।